कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खेतों में एकीकृत पोषक प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी। खरबूजा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। गर्मी के मौसम में ब्रायलर मुर्गियों की देखरेख। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई हेतु मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक स्थिति सुधार के अंतर्गत हमने कल के अंश में दिखाया, लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि किसान गोबर की खाद व मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश इत्यादि को उपलब्धता के आधार पर उपयोग करते हैं। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि दिए जा रहे उर्वरकों की मात्रा कम या अधिक तो नहीं है, जिसका परिणाम आगे चलकर कम उपज के रूप में उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, आपके साथ ऐसा ना हो, इस हेतु आप किस तरह करें फसलों में समन्वित पोषक तत्वों का प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से तात्पर्य है कि किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का कार्बनिक पदार्थों एवं जैविक उर्वरकों के साथ इस तरह से सम्मिलित रूप से उपयोग करें जिससे फलोत्पादन एवं उत्पादन बढ़े, मृदा की उर्वरता का संरक्षण हो, उसे टिकाऊपन मिले तथा भूमि के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। पोषक तत्वों के अलावा अम्लीय व क्षारीय भूमि में फलोत्पादन के लिए क्रमशः चूना एवं जिप्सम भूमि सुधारकों की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक ही पोषक तत्व का अधिक मात्रा में प्रयोग दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, अतः संतुलित प्रयोग अपेक्षित है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य की तरह भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों के आहार में सामान्यतः 16 पोषक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक लोह, मैंगनीज, जिंक, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन जो वायु व पानी से प्राप्त होते हैं को छोड़ शेष 13 तत्व भूमि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फसलों में पोषक तत्वों की आवश्यकता के मद्देनजर इन्हें उर्वरकों में बांटा गया है। नाइट्रोजन, पोटेशियम का उपयोग पौधे अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिए इन्हें प्रमुख तत्व कहा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इन्हें गौण तत्व कहा जाता है। और लोहा, जस्ता, मैंगनीज
तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन की बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। किसान भाइयों को यह सुझाव है कि वह मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जीवांशिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फसल चक्र में दलहनी एवं हरी खाद वाली फसलों का समावेश अवश्य करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग करना भी जरूरी है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जीवाणु खाद का समावेश रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा फसल चक्र में दलहनी व मिश्रित फसलों की खेती भी लाभदायक होती है। गोबर की खाद व कंपोस्ट को 2 मीटर चौड़े व 1 मीटर गहरे व लंबे गड्ढे में घास फूस, कूड़ा करकट, गोबर, मल मूत्र, फसल अवशेष आदि डालकर तैयार किया जा सकता। ये कंपोस्ट खाद 3-4 माह में सड़ गल कर तैयार हो जाती है तथा 1 हेक्टेयर खेत में 3 टन कंपोस्ट खाद डालने से 25% नत्रजन व अन्य तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट भूमि में जैविक पदार्थ बढ़ाने एवं जल व भूमि का संरक्षण करने के लिए वर्मी कंपोस्ट अच्छी खाद है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 12 से 15 सेंटीमीटर मोटी, कड़वी या अन्य भूसा की परत लगाएं। इसके ऊपर 10 से 12 सेंटीमीटर मोटी गोबर की परत लगाएं। फिर 30 से 45 सेंटीमीटर मोटी फसल अवशेष या कूड़ा करकट की परत लगाएं। उसके पश्चात 3-4 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत लगाएं। अंत में 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी गोबर की परत दोबारा लगाएं। इस विधि से बनाए गए गड्ढे में 400 से 500 केंचुए प्रति घन मीटर या 150 से 200 केंचुए प्रति क्विंटल सामग्री की दर से छोड़ दें। उसके बाद सामग्री को पुरानी बोरी या कड़वी से ढक देते हैं। इसके लगभग 2 महीने में केंचुआ खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसमें नत्रजन 1 से 2.25%, फास्फोरस 1 से 1.5 व पोटाश 2 से 3% होता है एवं अन्य सूक्ष्म तत्व भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से फसल में खरपतवार नहीं पनपते तथा दीमक का प्रकोप भी कम होता है। किसान भाइयों, अब यदि बात करें हरी खाद की, तो हरी खाद में ढैंचा, सनई या अन्य दलहनी फसलों की बुआई कर 40-45 दिन की फसल होने की अवस्था पर हैरो चलाकर मिट्टी में दबा देते हैं एवं पाटा लगा देते हैं। ऐसा करने से भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में तो सुधार होता ही है, साथ ही फसलों को पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। अब आइए बात करें जीवाणु खाद के बारे में, तो यह भी सस्ता व हानि रहित खाद है। दलहनी फसलों में बीज को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, जिससे इनके बैक्टीरिया 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। खाद्यान्न फसलों एवं अन्य फसलों में बीज को एजोटोबैक्टर कल्चर से उपचारित किया जाता है। अब यदि बात करें फसल चक्र के बारे में, तो कृषि उत्पादन को स्थिर बनाने हेतु फसल चक्र अपनाना बेहद ही जरूरी है। किसी भी खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल लेने से मृदा की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, साथ ही अनेक कीट व रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यदि किसान भाई फसल चक्र अपनाते हैं तो मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है एवं कीट व रोगों के प्रकोप को भी कम किया जा सकता है और फसलों से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर धान में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हेतु कार्बनिक खाद यानी कि गोबर खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से 25% पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है तथा 50% पोषक तत्व रासायनिक उर्वरकों से और शेष 25% नील हरित शैवाल से पूर्ति करना चाहिए, जो कि वातावरण में उपलब्ध स्वतंत्र नत्रजन को जमीन में स्थिर कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, अथवा हरी खाद से करने पर उत्पादन में वृद्धि व स्थिरता दर्ज की गई है। दूसरा, मक्का या बाजरा के साथ मूंग, उर्द व ग्वार की मिश्रित खेती की शस्य तकनीक विकसित की गई है एवं मक्का या बाजरा के बीज के साथ 4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालने से पोषक तत्व प्रबंधन के साथ पपड़ी जमने की समस्या में कमी दर्ज की गई है। फल वृक्षों में पोषण प्रबंधन की बात करें, जैसे कि अमरूद में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति वर्ष आयु की दर से नत्रजन 60 ग्राम, फास्फोरस 30 ग्राम व पोटाश 60 ग्राम प्रति पौधा आयु अनुसार। नींबू में 5 से 10 किलोग्राम कंपोस्ट, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाश 25 ग्राम, नत्रजन 50 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष।
पपीता में नत्रजन 300 ग्राम, फास्फोरस 200 ग्राम, पोटाश 250 ग्राम व कंपोस्ट 10 से 12 किलोग्राम रोपाई के समय। सोयाबीन में 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर व राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित कर प्रयोग से 25 से 50% पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। समन्वित पोषक तत्व के होने वाले लाभ की बात की जाए तो इससे भूमि एवं पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में सुधार होता है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि व स्थिरता, सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता, भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि, उर्वरकों पर निर्भरता में कमी, प्रति इकाई अधिक आर्थिक लाभ। अतः किसान भाइयों, यदि बताए अनुसार आप अपनी फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाते हैं तो फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के साथ साथ अपनी मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रख सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार करना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई मुर्गी पालन अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी के तहत यदि मांस हेतु मुर्गी पालन की बात करें तो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है इनका प्रबंधन मौसम के अनुरूप किया जाए। चूंकि अभी गर्मियां चरम पर है और इस समय मांस हेतु पाली गई मुर्गियों के प्रबंधन पर कौन कौन सी बातों को अमल में लाना है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं ग्राम घुटकू, जिला बिलासपुर के प्रगतिशील मुर्गी पालक। और जो है ये जो लाट जो है दोनों फार्म मिलाकर 5000 बर्ड है अपने पास। अब ये हमारा चिकन पर्पस से है सर। गर्मी में मौसम जो है क्या है, लू लगने की मुर्गियों में संभावना रहती है। इस मौसम मुर्गियों को ठंडा माहौल में रखना बहुत लाभप्रद रहता है। जैसा हम लोग स्प्रिंकलर व्यवस्था करते हैं, जूट वाला बोरा व्यवस्था करते हैं। जैसे इस प्रकार सामने आप देख रहे हैं जूट का बोरा लगा हुआ है, ऊपर में स्प्रिंकलर व्यवस्था है ना। पानी चलाते हैं, ऊपर में पानी बह करके ऊपर पर्दा में आता है, पर्दा के माध्यम से ठंडक देते हैं मुर्गियों को स्प्रिंकलर की सहायता से। खाने में इसको बस फीड, रेडीमेड फीड आता है, फिनिशर है, बड़ा है मुर्गा फिनिशर डालते हैं। उसको विटामिन सी उसमें डाल दिया रहता है कि लू लगने में। तो अब हम लोग 2 बार डालते हैं, सुबह और शाम डालते हैं दाना वाना। जैसे पर बर्ड समाज फीड 100 ग्राम खपत है समझो, पर बर्ड 100 ग्राम फीड आहार, हाँ पर डे। एक मुर्गा 100 ग्राम को फीड ग्रहण कर रहा है। पानी में हम लोग वही 10 ml 100 बर्ड के हिसाब से डालते हैं जो है जिस्ट जो है उसको, और जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। लियो टैंक 10 ml 100 बर्ड के हिसाब से 10 ml डालते हैं। अभी तो खैर जो वैक्सीनेशन हम जो करते हैं, फर्स्ट वैक्सीन 5 दिन में, तीसरा वैक्सीन 21वें दिन में। फर्स्ट हम लोग करते हैं रानी खेत का, दूसरा करते हैं गम्बोरों का और तीसरा लसोटा। तभी क्या है इस समय जो है मौसम बस के ख्याल रखना पड़ता है, लू ना लगे करके। बाकी ऐसी बीमारी परसेंट ज़्यादा नहीं रहता गर्मियों में, केवल लू लगने का संभावना रहता है। मुर्गियों ठंडा माहौल रखने में ठीक हो जाता है मुर्गियों में। इसके अलावा और कौन से प्रबंधनों को अपनाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। ब्रायलर पालन अर्थात मुर्गियों का पालन मांस के लिए, तो हमारा मुख्य इसमें उद्देश्य होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक मुर्गी से
या मुर्गा जो भी हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मांस की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो प्रथम सप्ताह से लेकर 10 दिन तक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्री स्टार्टर कहते हैं। दाना जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्री स्टार्टर कहलाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो हम इसे चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी कंपनी हो के अच्छे दाना इस्तेमाल करें, जिससे प्रथम सप्ताह का वजन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो पहले हमने प्री स्टार्टर इस्तेमाल किया और अगले 10 दिन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं स्टर। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्री स्टार्टर से कम होती है। और आखिरी में हम इस्तेमाल करते हैं फिनिशर। लगभग 900 या 1 किलो के आसपास हम फिनिशर फीड स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे अधिक मात्रा में लगता है। तो इस तरीके से हम प्रथम सप्ताह में चूजे का देखभाल करते हुए मृत्यु दर को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी अगला स्टेप आती है जिसमें बीमारियों का। तो हम इसके लिए समय समय पर मुर्गियों को वैक्सीनेशन करते हैं, टीकाकरण करते हैं। तो कुछ हैचरियों से ही चिक्स पहले दिन ही वैक्सीन होके आता है और कुछ हैचरियों से नहीं भी आता है। तो इस हिसाब से हम सोचेंगे कि नहीं आया तो हम आपको ऐसा बताएंगे। तो इसमें पहला वैक्सीनेशन होता है इसमें रानीखेत एनडी डिजीज़ का, न्यू कैसल डिजीज़ का। तो हमको पहले सप्ताह में ही किल्ड एनडी लगाना चाहिए, जो कि पहले सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए। किल्ड वैक्सीन रहेगी एक एनडी की, और साथ में इसमें B1 या F1 स्ट्रेन की वैक्सीन पानी में मिलाकर बर्फ़ के साथ देना होता है। तो ये पहले सप्ताह की वैक्सीन हुई। ऐसे ही 18वें से 19वें दिन पे एनडी की ही एक बीमारी है जिसे कि कहते हैं, एक स्ट्रेन है लासोटा कहते हैं। तो हमें लासोटा वैक्सीन का पानी में इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी होती है IBD, इन्फेक्शियल बर्सल डिजीज़। इसका हमें 12वें दिन पानी में इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से ये 4 वैक्सीन के द्वारा हम आसानी से अपने ब्रॉयलर मांस के लिए पालन जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं, सारी बीमारियों से बचे हुए। तो मुख्यतः 38 से 40 दिन में 2 किलो वजन के ब्रॉयलर की प्राप्ति होती है। तो गर्मियों के लिए कुछ विशेष रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस विशेष रखरखाव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाहर का तापमान है वो अत्यधिक हो जाता है और हमारे एरिया में 45 डिग्री तक जाता है। तो इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि शेड के अंदर हम ठंड की व्यवस्था करें। ब्रॉयलर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है इनका, इसलिए भी उनको गर्मी भी बहुत अत्यधिक महसूस होती है। तो इसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं कि आप जिस शेड में है तो शेड के ऊपर हम हरा का बिछाव करें और उस पर पानी रखें, पानी चलने दें। ड्रिप पाइप का इस्तेमाल करते हुए गीला रखें, तो उससे छत ठंडी रहेगी और मुर्गे को थोड़ी गर्मी एहसास कम होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम लागत में हमें करना है, इसलिए सामान्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अगर पालन की बात करें तो हमें चीनी पर्दा, जिसे हम बोरा कहते हैं, उसे हम एक सिंगल लेयर का बनाकर शेड की दोनों तरफ लटका सकते हैं और उस पर लगातार पानी चलता रहे। इससे शेड में जो आने वाली गर्म हवाएं हैं उस गीले बोरे से टकराएंगी और ठंडी होकर अंदर आएंगी। इससे इस तरीके से ऊपर से और साइड से और अंदर कुछ पंखों की समुचित व्यवस्था का अगर हम करें तो गर्मी से ब्रॉयलर को बचाया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने खरबूज की बुआई की थी उसमें अभी फल बन रहे हैं और इस अवस्था में फसल में सिंचाई एवं पौध संरक्षण उपायों को ध्यान देना जरूरी है, तभी आप इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अतः खरबूजे की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाए, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान राजेश गोस्वामी से। मैंने इस बार खरबूजे की फसल की है, लगभग 1 एकड़ में फसल लगाई है और अभी फसल लगभग
55 से 60 दिनों की होने को आई है और इसमें फल का उत्पादन चालू हो गया है। गर्मी में मुख्य रूप से सिंचाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए दिन में सिंचाई नहीं कर सकते और इसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त सही समय है, सुबह करें या फिर रात में करें तो बेहतर रहता है। अगर दिन में करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे, उससे अपनी फसल खराब हो जाएगी। और सिंचाई के लिए सही समय है सुबह और शाम सिंचाई करें, तो इसलिए इससे अपनी फसल अच्छी चलेगी और अच्छा उत्पादन देगी। खरबूजे की फसल में खाद का प्रबंधन इस तरह से होता है, जैसे शुरुआत में जब 8-10 दिन की फसल हो जाती है तब इसमें अपनी सड़ी हुई खाद का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ में रासायनिक खाद का उपयोग होता है, जैसे डीएपी और यूरिया दोनों को मिला के उसमें डाला जाता है। खरबूजे की फसल में खासकर ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि फल और फूल जब आते हैं तब जैसे अपनी यहाँ पे टहनी वगैरह जिसे जो कीचड़ वगैरह मिट्टी गीली मिट्टी में पड़ी रहती है, इन साइड से उठाकर ऊपर रख देने चाहिए ताकि फल खराब नहीं हो और अपनी फसल सुरक्षित रहे। फसल में मुख्य फल सूखने की बीमारी है तो उसमें इसमें और देखा जाए तो जिससे जो फल ऑटोमेटिक फटता है तो उसमें बोरान की कमी से फल फटता है और बोरान का स्प्रे भी समय के अनुसार करते रहना चाहिए ताकि फल नहीं फटे और फल अच्छा हो और अच्छा उत्पादन हो। खरबूजे की फसल में मुख्य रूप से रोग की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जब हरे पत्ते रहते हैं तो उसमें हरे मच्छर और पीले मच्छर आने की शिकायत रहती है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरो प्लस एसिफेट का उपयोग होता है, जो लगभग प्रति टंकी 20 से 25 ग्राम डालते हैं और करीब 1 बीघे में 3 से 4 टंकी का उपयोग होता है। इस पे एक शिकायत और रहती है, जैसे इस पत्ती पे जो लिप माइनर की शिकायत रहती है। लिप माइनर की रोकथाम के लिए अपने ट्राइजोपास का उपयोग किया जाता है, जो ट्राइजोपास प्रति टंकी 30 से 40 ग्राम और 1 बीघे में 4 टंकी का उपयोग किया जाता है। खरबूजे की फसल में देखा जाए तो इसमें जैसे फल लगना चालू होते हैं तो इसमें फल छेदक कीड़े भी लगते हैं। उन आमतौर पर देखा जाए तो जो सामान्य जो कीटनाशक है प्रति टंकी 5 से 7 ml पर टंकी होती है और 1 बीघे में 3 से 4 टंकी का उपयोग किया जाता है। जिन किसान भाइयों के पास गर्मी में पानी की उपलब्धता रहती है उनको खरबूजे की खेती करनी चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि इसमें एक तो बाजार भाव भी अच्छा मिलता है और इसका उत्पादन भी लगभग 30 कुंटल से लगाकर 40 कुंटल तक होता है। और इसमें एक मतलब 2 फसल के अलावा गर्मी में तीसरी फसल से मतलब एक आर्थिक किसान की समृद्धि में सहायक होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक मुरारी पटेल ने। यह रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे जिन किसान भाइयों ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में एवं मार्च माह में रजनीगंधा फूल की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपने खेत में खरपतवार दिखाई दें तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही पौधों के चारों तरफ हल्की गुड़ाई कर मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे की जड़ों में वायु का संचार अच्छा होता है और फसल खरपतवार मुक्त रहने से कीट व रोगों का प्रकोप भी नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, रजनीगंधा को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल को कुछ नुकसान होता है। जैसे पुष्प डंडियाँ अधिक लंबी और कोमल हो जाती हैं,
पुष्प डंडियों पर रोग एवं कीटों का अधिक प्रकोप होने लगता है। तीव्र गति से वायु चलने से पुष्प डंडियां गिर जाती हैं। फूलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट के अलावा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा का उपयोग सल्ककंद रोपने के 2 से 3 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर नाइट्रोजन की पहली मात्रा का उपयोग बुआई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का उपयोग 60 दिन बाद तथा तीसरी मात्रा का उपयोग 90 से 100 दिन की फसल होने पर उपरवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में रजनीगंधा की फसल को अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप भूमि की किस्म के अनुसार आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई आवश्यक रूप से करते रहें, जिससे फसल की वृद्धि व विकास अच्छा होता है। इसलिए समय समय पर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा खेत में जल भराव नहीं होने दें। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो रजनीगंधा में सामान्यतः कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिसमें से पहला कीट है थ्रिप्स। यह कीट बहुत ही छोटा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। यह पत्तियों तथा तना का रस चूसते हैं, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियान नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा है माहू कीट। यह कीट पुष्पों एवं नई पत्तियों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब यदि रोगों की बात करें तो धब्बा एवं झुलसा रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से पत्तियों पर होता है। प्रभावित पत्तियों पर पीले से भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर समय समय पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी रजनीगंधा की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक एवं अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीता की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।